एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का न्योता दिया है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की और सरकार बनाने की दावेदारी पेश की। रविवार को शपथ ग्रहण की अब तैयारी चल रही है। इससे पहले एनडीए के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन जाकर अपना समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंपा था। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है और एक प्रकार से वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष हैं और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। साथियों, एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज सुबह एनडीए की मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। 2014 में मैं बहुत नया था। मुझे अब एक लंबे समय तक इस कार्य का अनुभव मिला है, हमारी टीम को अनुभव मिला है और इसलिए हमारे लिए अब तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है। इन 10 साल के कार्यकाल के दरमियान भारत की वैश्विक जो छवि बनी है, दुनिया के लिए एक विश्व बंधु के रूप में भारत उभरा है, इसका मैक्सिमम एडवांटेज अब शुरू हो रहा है और मुझे पक्का विश्वास है ये 5 वर्ष वैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। और अब सीधे चलते हमारे सहयोगी लक्ष्मण राय जुड़ गए हैं राष्ट्रपति भवन के पास से। लक्ष्मण जी, पहले तो आपको बधाई। 9 तारीख की डेट आपने दी थी शपथ ग्रहण का और आज वो तय हो गया। प्रधानमंत्री ने खुद अपने मुंह से इसको कंफर्म किया है, तो बाकी क्या डिटेल्स है?
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल अब डिटेल ये है कि इनको एक लिस्ट देनी है कि हम कौन कौन से अपने मंत्री परिषद में मंत्री को रखेंगे, कैबिनेट मंत्री कौन होंगे, राज्य मंत्री कौन होंगे, स्वतंत्र प्रभार कौन होंगे। उस लिस्ट के बाद जो है एक औपचारिक समय तौर पे एक समय दिया जाएगा, जो काफ़ी हद तक संभावना है कि 9 तारीख की शाम में 6 बजे से लेके 7 बजे के आसपास का समय यहाँ मिलने की संभावना है। और राष्ट्रपति भवन में जहाँ शपथ ग्रहण समारोह होता है वहाँ पे कुर्सियाँ लगनी शुरू हो गई हैं, कारपेट बिछना शुरू हो गया है, कहाँ चेयर लगेगा, कहाँ गेस्ट बैठेंगे, कहाँ वीआईपी गेस्ट होंगे, कहाँ वीवीआईपी गेस्ट होंगे, ये सब अब लगभग तय हो गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट है, कह सकते हैं सबसे ज़्यादा नज़रें टिकी हुई हैं कि किस घटक दल को कितनी मंत्रिपरिषद में जगह मिलती है, किस घटक दल को क्या मंत्रालय मिलते हैं, भाजपा में भी कौन मंत्रिपरिषद में शामिल होता है। तो अभी तो नहीं, लेकिन कल सुबह से सारे जो नए सांसद चुन करके आए हैं अपने अपने फ़ोन के पास ज़रूर रहने वाले हैं, क्योंकि फ़ोन आता है प्रधानमंत्री कार्यालय से या फिर प्रधानमंत्री आवास से कि आप आ जाइए, प्रधानमंत्री आपको चाय पे बुलाए हैं। और फिर जिन लोगों को शपथ लेना होता है आमतौर पर उन सबको चाय पे बुलाया जाता है, फिर एक औपचारिक जानकारी दी जाती है कैबिनेट सचिवालय की तरफ से, और फिर वो लोगों को मंत्रिपरिषद में जगह के लिए शपथ ग्रहण के लिए आते हैं। अब सवाल उठता है किसको क्या मिलेगा, ये तो अभी अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन औपचारिक तौर पे जो घटक दलों का कहना है कि हम कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल बगैर किसी शर्त का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे मेरी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बार्गेनिंग चल रही है, अपनी मांगे रख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाजपा भी अपनी एक सीमा में रह के उस पर बातचीत कर रही है। लगातार कल से बैठकों का दौर जारी है और मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, 4 मंत्रालय हैं, वहाँ पे शायद घटक दलों को जगह मिल पाए, इसकी संभावना काफ़ी कम है। अब तो बात यहाँ तक आ गई कि लोकसभा स्पीकर का पद भी शायद भाजपा ना दे, लेकिन ये सब अभी चर्चा के स्तर पर ही है। आज शाम तक या फिर कल सुबह तक लगभग ये फाइनल हो जाएगा किस घटक दल को कितनी सीट दी जा रही है और कौन सा मंत्रालय दिया जा रहा है। लेकिन हर घटक दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी पाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और पढ़ते हैं खबरों में आगे। इससे पहले पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक हुई। एनडीए के नेताओं ने संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। एनडीए की बैठक में 13 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में एनडीए के सभी सांसद, राज्यसभा सांसद, राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सभी मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। फिर अमित शाह और नितिन गडकरी ने इसका समर्थन किया। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, एचडी कुमारस्वामी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अजीत पवार, अनुप्रिया पटेल और पवन कल्याण ने नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबका आभार भी जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारा अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली स्पिरिट है, जो भारत की आत्मा है। हिंदुस्तान की राजनीति में एनडीए जितना सफल कोई नहीं है। मोदी ने कहा कि ये एनडीए की महाविजय है और ये सरकार सर्वमत की सरकार होगी। कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। एनडीए का महाविजय है। एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है। और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी ने ईवीएम को लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब चुनाव नतीजे आए तो ईवीएम को लेकर विपक्ष का मुंह बंद हो गया। मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हो गए। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे
कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन करने के बाद मोदी के पैर छूने की कोशिश की। हालांकि पीएम मोदी ने उन्हें रोक लिया। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में नरेंद्र मोदी के काम पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि बिहार में भी बहुत तेजी से विकास होगा। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया और उनके काम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी के कार्यकाल में देश की इकोनॉमी बहुत मजबूत हुई है और ये रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. This is a very good opportunity for India. If we miss now, we will miss forever. That is where we are having wonderful opportunity. You are seeing globally today, all countries are having 1 or 2%, 3% growth rate. India is growing at the highest growth rate for the last 10 years. It will continue another 10, 20 years or 30 years, 40 years. In ancient times also, we had all resources, but recently we are moving very aggressively. The reason is very clear. We are having leader. That leader is Narendra Modi. एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया और उनके पैर छुए। पीएम मोदी ने भी चिराग को गले लगाकर उनके प्रति अपना स्नेह जताया। नरेंद्र मोदी आज अपने मार्गदर्शकों से मिलने भी पहुंचे। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिलकर मोदी ने आशीर्वाद मांगा। इसके अलावा वो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से भी मिले। वहीं एनडीए की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि गठबंधन की वजह से निवेशकों को किसी तरह से निराश होने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और उसमें केसी त्यागी ने कहा कि जनता दल यू के नेता सरकार के किसी भी आर्थिक रिफॉर्म का विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जेडीयू उन्नति के समाजवाद का समर्थन करती है। एनडीए के मौजूदा कार्यकाल के बाद जो तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है उसमें जदयू एक महत्वपूर्ण घटक दल है और हमारे साथ हैं जदयू के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी सर। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। जिस तरीके के सर्वदलीय बैठक में जो बॉडी लैंग्वेज, जो स्पीच हुए नीतीश कुमार के, प्रधानमंत्री के, तो उससे क्या मैसेज निकाला जाए? ये गठबंधन की सरकार किस मंत्र के साथ काम करेगी? नहीं, दोनों नेताओं के जिस तरह के वक्तव्य हुए हैं उससे गठबंधन की जो उम्र है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नीतीश कुमार जी जिस सहसम्मान के साथ मोदी जी को
अपना समर्थन दिए हैं जिस भाषा का उन्होंने सदुपयोग किया है, और उसके बदले में प्रधानमंत्री का एनडीए की आवश्यकता पर, अनिवार्यता पर जिस तरह से वो विस्तार में बोले हैं, और फिर उन्होंने सर्वानुमति की भी बात की है, वो इस बदले हुए संदर्भों में बहुत ही उपयोगी है और वही असली भारत है। विवादों को लेकर के अब संघर्ष के दिन चले गए। एक दौर था जब हर विवाद को लेकर के हम सड़क पे जाने की बात करते थे। प्रधानमंत्री ने आज का वक्तव्य देकर के एक उम्मीद जगाई है कि हम अपने सवालों को सब मिलकर के इकट्ठा तरीके से हल करेंगे। तो सहयोगी दल होने के नाते क्या मोदी सरकार के विनिवेश की नीति का समर्थन करेंगे इस कार्यकाल में? देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत ये है, देश में जो नई आर्थिक नीति सुधार और विनिवेश की जो प्रक्रिया है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में शुरू हुई। जब वो वित्त मंत्री बने, जब उनका ऐतिहासिक भाषण लोकसभा में होता है कि अब वो वक्त आ गया है परिवर्तन को जिसको इतिहास नहीं रोक सकता है, लिहाजा उसको फिर आगे बढ़ाया दूसरी टर्म में, और मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो पीक पे है। और उसी बीच में अटल एरा में भी रिफॉर्म्स एक दिन के लिए भी नहीं रुके। उसमें हम भी थे, जॉर्ज जैसे समाजवादी भी थे, शरद यादव से प्रखर सोशलिस्ट थे, लेकिन वो प्रक्रिया बंद नहीं हुई। और सुधार की जो अब प्रक्रिया है वो समय की और भारत की प्रगति की पहली शर्त है। लिहाजा कोई भी पार्टी किसी भी विचारधारा की हो वो इसका अब विरोध नहीं कर सकती। अब तो केरला में भी जाइए जहां वामपंथियों की सरकार है, एक से एक बढ़िया मॉल बने हुए। तो इस सवाल को फिर से दोहराऊंगा, तो जदयू मोदी सरकार के विनिवेश की नीति का समर्थन करेगी? जदयू का मूल आधार जो है विचार का वो समाजवाद है। समाजवाद भी अब नए तरीके से परिभाषित हुआ है। इसका मतलब आज की तारीख में इक्वलिटी भी है लेकिन प्रोस्पेरिटी भी। ये अब गरीबी का समाजवाद नहीं, ये उन्नति का समाजवाद है। लिहाजा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फॉर्मूला अटल अडवाणी एरा में शुरू हुआ था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने प्रचारित प्रसारित किया और जिसको नया भारत बनाने में मोदी जी प्रयासरत हैं, उसके किसी भी प्रोग्राम में जेडीयू आड़े नहीं आएगा। सेकेंड लास्ट सवाल सर कि डिफेंस सेक्टर में काफी ज्यादा रिफॉर्म हो रहे हैं, उसमें से एक रिफॉर्म जो विवादों में रहा वो था अग्निवीर स्कीम का। तो जदयू क्या चाहेगी कि अग्निवीर स्कीम को समीक्षा की जाए, वापस लिया जाए, इसको जारी किया जाए? नहीं, हम उसको वापस करने के पक्षधर नहीं है। मुझको अमित शाह जी का एक वक्तव्य मेरे पास है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का एक वक्तव्य है जो चुनाव के दौरान उन्होंने कई स्थानों पर दिया है कि जो कुछ कमियां खामियां दिखती हैं अगर हमारे संज्ञान में लाई जाएंगी तो हम उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। उनका ये वक्तव्य, उनका ये प्रयास सराहनीय है और उसी तरह की राय जो राजनाथ सिंह जी ने प्रकट की है वो जनता दल यूनाइटेड की। एक आखिरी सवाल, एक महत्वपूर्ण घटक दल होने के नाते मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में जदयू कितनी सीट की अपेक्षा रखती है और कौन से मंत्रालय आप चाहेंगे कि जदयू को मिले तो बेहतर होगा? देखिए, कौन सा विभाग मिलना चाहिए ये बार्गेनिंग करनी, ये पीएम का प्रेरोगेटिव है और हम उसका सम्मान करते हैं क्योंकि हम खुद बिहार में सरकार चलाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम सरकार का हिस्सा होंगे ये पक्का है। कैसा मंत्रिमंडल में कितनी सीटें मिलेंगी ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में चर्चा का विषय है, लेकिन हमें प्रसन्नता है कि जेडीयू को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ऐसी हमें आशा है, जिसका अर्थ है कि जिस वंचित और उपेक्षित समाज की साझेदारी से हमारा दल खड़ा है उन वर्गों की भी राज सत्ता में हिस्सेदारी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे केसी त्यागी साहब जिन्होंने साफ तौर से कहा कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का वो समर्थन करेंगे, समाजवाद भी एक नए रूप में दिखेगा। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। तो एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसी रहेगी गठबंधन की सरकार, आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। आवाज अड्डा में शाम 7:57 पर। आपकी लोन की ईएमआई ना तो घटेगी और ना बढ़ेगी। जी हां, आरबीआई ने लगातार 8वीं बार मॉनेटरी पॉलिसी में दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।
4-2 के बहुमत से रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। साथ ही विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन की पॉलिसी के रुख पर सेंट्रल बैंक अब भी कायम है। हालांकि FY25 का GDP अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया गया है, लेकिन रिटेल महंगाई के अनुमान में कोई चेंज नहीं की गई है। इस कारोबारी साल में 4.5% CPI महंगाई का लक्ष्य रखा गया है। सेंट्रल बैंक का मानना है कि महंगाई की रफ्तार घटी है, लेकिन चुनौती पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। RBI ने अच्छे मॉनसून से अच्छी फसल की उम्मीद भी जताई है। The current year so far, domestic economic activity has maintained resilience. Manufacturing activity continues to gain ground on the back of strengthening domestic demand. The 8 core industries posted healthy growth in April 2024. Purchasing Managers Index, that is PMI in manufacturing, continued to exhibit strength in May 2024, and it is indeed the highest globally. Services sector maintained buoyancy as evident from available high-frequency indicators. PMI services stood strong at 60.2 in May 2024, indicating continued and robust expansion in activity. Private consumption, the mainstay of aggregate demand, is recovering. And it is recovering with steady discretionary spending in urban areas. Revival in rural demand is getting a fillip from improving farm sector activity. Looking ahead, the forecast of above normal southwest monsoon by the Indian Meteorological Department, that is IMD, is expected to boost Kharif production and replenish the reservoir levels. Strengthening agricultural sector activity is expected to boost rural consumption. On the other hand, sustained buoyancy in services activity should continue to support urban consumption. The healthy balance sheets of banks and corporates, government's continued thrust on capex, high capacity utilization, and business optimism augur well for investment activity. External demand should get a fillip from improving prospects of global trade. Taking all these factors into consideration, real GDP growth for the current financial year 2024-25 is projected at 7.2%. मॉनेटरी पॉलिसी पर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस साल महंगाई में कमी दिख सकती है। FY24 में CPI का लक्ष्य 4.5% रखा गया है। Headline CPI continues to be on a disinflationary trajectory. Monetary policy has played an important role in this process. This is evident from the decline in headline inflation by 2.3 percentage points between the first quarter of 22-23 and the fourth quarter of 23-24. According to our projections, the second quarter of 2024-25 is likely to see some correction in headline inflation. But this is likely to be one-off on account of favorable base effects and may reverse in the third quarter. आज PM मोदी के भाषण के बाद NDA सरकार बनने की उम्मीद और रेपो रेट में कोई बदलाव ना होने से बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिली। इसी के साथ बाजार हरे निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स 1619 अंक और निफ्टी 469 अंक चढ़कर बंद हुआ है। आज सबसे ज़्यादा तेजी IT, ऑटो, एनर्जी शेयरों में रही। फार्मा, FMCG इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं और मार्केट का हाल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताइए सुमित, आज जोरदार तेजी का दिन था, तो किन सेक्टर्स और शेयर्स ने इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाया? देखिए, आज जबरदस्त रफ्तार थी भारतीय बाजारों के अंदर और नए रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर आज सेंसेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और एक स्ट्रांग मूव मार्केट ने आज होल्ड किया। और स्ट्रांग मूव की कई सारी वजहें भी थी, जहां पे ECB के फैसले, ब्याज दरों में कोई बदलाव ना होना और जिस तरह से एक NDA की बैठक रही, एक स्टेबल गवर्नमेंट की बातचीत थी, तो उसको मार्केट ने कैप्चर किया। टॉप गेनर्स के तौर पर अब देखेंगे तो M&M, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, 4 में से 3 नाम जो कि IT स्पेस से आते हुए दिखाई पड़े। गिरने वाले शेयरों में 2 ही नाम, जहां पे SBI लाइफ और टाटा कंज्यूमर दोनों ही फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप में IIFL फाइनेंस 14% ऊपर, IIB इंफ्रा 9.5% ऊपर, तेजस 11% ऊपर, प्राज इंडस्ट्री करीब 11% तेजी यहां देखने को मिली।
गिरने वाले शेयरों में JBM ऑटो, फिनलेक्स केबल्स, आनंद राठी और रतन एंटरप्राइजेस करीब 2% के आसपास का फॉल इसमें रहा। IT का दिन था तो आज विप्रो में जबरदस्त उछाल, टेक महिंद्रा 5% ऊपर, परसिस्टेंट 5% ऊपर और इन्फोसिस करीब 4% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बढ़िया तेजी IT और ऑटो और बैंक्स जिसके दम पे मार्केट्स में आज नया हाई बनता हुआ दिखाई पड़ा। ब्रोकरेज हाउस जेफरीज का कहना है कि बाजार की तेजी के पीछे घरेलू निवेशकों का हाथ है। उसका यह भी कहना है कि सरकार रूरल इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए बड़े कदम उठाएगी। जेफरीज ने ग्रीड एंड फेयर मॉडल पोर्टफोलियो में भी बदलाव किए हैं। डिटेल्स बता रहे हैं यतीन मोता। क्रिस वुड साहब जो है ना वो काफ़ी बुलिश जनरली रहते हैं, लेकिन इलेक्शन आउटकम के बाद थोड़ा उन्होंने स्टांस चेंज किया है। बट ऑब्वियसली उनको लगता है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है तो कैसे कैबिनेट फॉर्मेशन होगी, कैसे सरकार चलेगी, उस पर क्लैरिटी नहीं है। और जब तक क्लैरिटी नहीं है थोड़े बहुत बदलाव ज़रूरी हैं। लेकिन जहाँ तक कि ग्रिड एंड फेयर की लेटेस्ट रिपोर्ट का सवाल है, क्रिस वुड को लगता है कि जो इंडियन मार्केट्स हैं वो रिटेल के इन्वेस्टर फ्लो से ज़बरदस्त तरीके से मोमेंटम में दिखाई पड़ रहे हैं और इसमें रिटेल की खुद की बाइंग और रिटेल का जो इन्फ्लो है म्यूचुअल फंड्स में, इसको वो तवज्जो दे रहे हैं। जहाँ तक कि सरकार का सवाल है, उनको लगता है नई सरकार क्लियरली रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करेगी, कंजम्पशन को रिवाइवल करने की कोशिश करेगी जो अभी तक लैगिंग था, और इसीलिए उनका जो पोर्टफोलियो स्टैंड है वो भी बदला है। जहाँ तक कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज का सवाल है, यहाँ वेटेज इन्होंने कट किया है। जहाँ तक कि आरबीआई का सवाल है, उनको लगता है रेट कट का बहुत ज़्यादा हेडरूम है आरबीआई के पास, तो आगे जाके रेट कट से भी आपको ज़बरदस्त तरीके से तेजी होती हुई दिखाई पड़ सकती है। ग्रीड एंड फेयर ने 1 परसेंटेज पॉइंट्स का वेट कट किया है आईसीआईसीआई बैंक में, एसबीआई में, आरईसी में और कोल इंडिया में। तो ये 4 वो स्टॉक्स हैं जिनमें से 3 पीएसयूज हैं जहाँ मॉडल पोर्टफोलियो में इन्होंने 1% का वेट काटा है। और ये पूरा का पूरा जो ग्रीड एंड फेयर का इंडिया पोर्टफोलियो है, इसका 4% वेट सीधा इन्होंने पॉलिसी बाजार पर रख दिया है। तो पॉलिसी बाजार नया एंट्रेंट 4% के वेटेज के साथ यहाँ आपको ये स्टॉक शुरुआत करता हुआ दिखाई देगा जेफरीज के मॉडल पोर्टफोलियो में। और जहाँ तक कि एशिया एक्स जापान लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो है, यहाँ जेएसडब्ल्यू एनर्जी का इन्होंने वेटेज 1 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ाया है। यानी जेएसडब्ल्यू एनर्जी और पीबी फिनटेक, ये 2 स्टॉक्स जो हैं वो जेफरीज के मॉडल पोर्टफोलियो के रडार पे हैं। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग हादसे के वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी और रेलवे को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि रेलवे और ग्रेटर मुंबई नगर निगम ध्यान रखे कि मानसून के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो। सुप्रीम कोर्ट अब 14 जून को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। 13 मई को मुंबई के घाटकोपर में बारिश और आंधी के चलते एक बड़ा होर्डिंग गिर गया था, जिससे 17 लोगों की मौत हो गई थी और 74 लोग घायल हुए थे। मॉनसून की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर पड़ी, लेकिन अब मॉनसून अपनी स्पीड पकड़ेगा। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिन में महाराष्ट्र और कर्नाटक में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ आने वाले 2 दिन में देश के कुछ इलाकों में बारिश और तेज तूफान का भी अलर्ट है। मुंबई में मॉनसून 3-4 दिनों में पहुंच जाएगा, लेकिन उत्तर भारत में अभी भी भीषण गर्मी पड़ रही है। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आने वाले 5 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार। Mongia Steel presents